हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube परिवार एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने एक खास तौर पे एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो खास तौर पे नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सली टॉपिक बन चुका है। आप सभी को पता होगा, आए दिन अभी नेपाल में आपको किस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, तो इसके पीछे की पूरी कहानी एक बैकग्राउंड के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिरकार नेपाल में ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है और आने वाले टाइम पर इसका नेपाल के ऊपर और नेपाल के जितने भी कनेक्टेड जो आपस में नेबरिंग कंट्रीज है, क्या उसके इकोनॉमी को हिट करेगा। इन सब के ऊपर एक एक हम करके क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से जो नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम लोग खास तौर पे छात्र छात्राओं का दर्जा देते हैं, उन्होंने किस तरीके से जो नेपाल के जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक करने का काम किया। आप सभी को पता है कि नेपाल स्टार्टिंग से ही मोनार्कियल सिस्टम का क्या रहा है, एक गढ़ रहा है, जिसको आप राजतंत्रात्मक बोलते हो। तो वहां पर आप देखेंगे 20th सेंचुरी से लेकर के आप बात करेंगे 21st तक, कहीं ना कहीं वहां पर आपको क्या देखने को मिला, मोनार्की सिस्टम। और नेपाल वही देश है, वही कंट्री है जो 2015 में अपने आप को डेमोक्रेसी वाले प्रॉपर तरीके से क्या करता, अनाउंस करता है, और 2008 में जाकर के मोनार्की वहां पर लोकतंत्र जो आप राजतंत्र है वो क्या आपको देखने को मिलता है, खत्म देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसी क्या कहानी हुई कि नेपाल में ये जो घटना है ये छोटे लेवल से एक बड़े मास लेवल का रूप ले लिया है, जिसने अपने आप में कई लोगों की हत्याएं क्या हो गई, अपने आप में शामिल को ऐड किया। किसके द्वारा? वहां के सरकार के द्वारा, वहां के प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो आखिरकार ऐसी सिचुएशन कौन सी बनी, हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। और आपको ये जानना बेहद जरूरी है साथियों कि ये जो नेपाल प्रोटेस्ट है आखिर है क्या। यहाँ पर बहुत सारे कारण दिए गए, बहुत सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं। मेन इसमें समस्या किसको हो रही है? समस्या वहां के जो आम स्टूडेंट्स है, जिनको जंजीस कहा जाता है। जंजीस का मतलब क्या है कि जो अभी करंट सिनेरियो के जो क्या आप बात करोगे, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप बात करते हो एस्पिरेंट्स हैं, इनके द्वारा सरकार के प्रति क्या है, गुस्सा है। और इनके द्वारा ही वहां पर आंदोलन नहीं, इसको महा आंदोलन कहना ही क्या हो जाएगा, सही रहेगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये एक अफवाह, एक र्यूमर्स फैलाया जा रहा है साथियों कि वहां पर सोशल मीडिया गवर्नमेंट की तरफ से बैन करने की वजह से ही वहां पे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है साथियों, इसके पीछे का पॉलिटिकल कारण भी है, आप बात कर सकते हो, इकोनॉमिकल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है। मैं समझाता हूं आपको एक एक करके कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। उसके पीछे कारण क्या है? मेन कारण ये करप्शन का है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअरनेस है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफ लीडर्स एंड देयर चिल्ड्रन की बात करते हो। और उससे ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट जो है नेपोटिज्म है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नातेदारी, रिश्ते नातेदारी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेपाल के बच्चे हैं, वो खास तौर पे ये डिमांड कर रहे थे सरकार से कि हमारे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो सोशल मीडिया है उससे प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बैन करते हो, लेकिन उसके लिए या उसके अलावा हमारे पास ये सारी चीजें होनी भी तो चाहिए। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स थे, सबसे पहले वहां पर पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट है, डायरेक्ट वहां पर जाते हैं और पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद एक ऐसा मास मूवमेंट तैयार किया जाता है जिसमें पुलिस वालों के द्वारा, यानी कि नेपाल पुलिस के द्वारा वहां पर कई स्टूडेंट्स को क्या कर दिया जाता है, शूट एंड साइट ऑर्डर के तहत वहां पर लगभग 22 से 23 छात्र छात्राओं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जिसके कारण से जो बच्चे मरे थे, आप बात करेंगे, उनके फैमिली वाले और जितने भी सपोर्टर्स थे पूरे नेपाल के लोग पार्लियामेंट के रोड पर आ गए। और पार्लियामेंट जैसे ही वहां पर अटैक करते हैं, वहां पर पार्लियामेंट को आग लगा दिया। जितने भी वहां पर नेतागण थे, चाहे वो होम मिनिस्टर से लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर तक हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट तक हो, मतलब हर किसी को क्या कर दिया, जलाने का काम किया, हर एक बिल्डिंग को जलाने का काम किया। उसके पीछे ऐसा इतना भी नहीं रहा, इससे और ज्यादा क्या हो गया, एक आगे की ओर मूवमेंट बढ़ा, जिसमें खास तौर पे जो एक्स पीएम ऑफ नेपाल की जो वाइफ थी उनको जिंदा जला दिया गया। किसके द्वारा? प्रोटेस्टर्स के द्वारा। क्योंकि वहां पर लोगों में एक ऐसा एक बोल सकते हो अग्रेशन आ चुका है, जिसके कारण से मान लीजिए कोई एक पेरेंट्स है, उनके सामने उनके बच्चों को क्या किया जा रहा है, शूट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा होगा नॉर्मल तो होगा नहीं, वो वर्ल्ड वाइड होगा। तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? वहां की सरकार को और वहां की इकोनॉमी को। आपको बता दूं मैं कि वहां पे जो पीएम है केपी ओली शर्मा, वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर से ही क्या हो चुके हैं, वो भाग चुके हैं, वो अज्ञात जगह पर चले गए, जहां पर कई लोग बता रहे कि दुबई गए, कई बता रहे ओमान गए। वो कहीं पर भी गए हो, कहने का मतलब ये है कि वहां पर क्रिटिकल सिचुएशन में
जो लाने का मेन कारण किसका है? मेन वहां के केपी ओली शर्मा गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की जो लैकनेस है, जो कमियां हैं, उसके कारण से ही आज क्या हो पा रहा है, नेपाल अपने आप में जल रहा है और खास तौर पे वहां की सरकार को भी जलाने का काम कर रहा है। कैसे? दूसरा यहां पर बात कर लेते हैं करप्शन। करप्शन का मतलब क्या है कि नेपाल में और ज्यादा आप देखेंगे रैंकिंग जो आती है उसमें नेपाल काफी ज्यादा नीचे रहता है। क्यों नीचे रहता है? उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो काम कराए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंटल सेक्टर में हो, जिसके पास पैसा है वही उसका ही काम क्या किया जाता है, प्रेफरेंस में किया जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या किसको है? स्टूडेंट्स को। जाहिर सी बात है उनको कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी आपको करप्शन के रूप में देखने को मिलता ही मिलता है साथियों। तो मेन मुद्दा सोशल मीडिया का नहीं है। वहां की सरकार कह रही कि हमने सोशल मीडिया बंद कर दिया, इसलिए छात्राएं आकर के हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असली मुद्दा क्या है? ये सारे हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग क्या कर रहे हैं? दे आर माइग्रेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम नेपाल टू अनदर कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं। मतलब क्या है कि नेपाल में रोजगार नहीं मिल पाने के कारण जो नेपाली छात्र हैं वो किसी और देश में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां पर उनको लो वेजेस, लो सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कई जगह पर तो ऐसा उनको काम करवा करके पैसा भी नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ दिखाना उनका क्या है, जायज भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर कम फोकस कर रहे हैं, वहां पर फोकस किस पर कर रहे हैं? जो नातेदारी की बात करते हैं, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, जो इंडिया के अंदर भी आपको खूब देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग दोस्तों बता सकते हैं कि आपको लगता है भारत के अंदर जितने भी लीडर्स है, क्या उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में ही, इवन इंडिया में ही पढ़ रहे हैं? नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि उनको क्या ही फर्क पड़ता है कि यहाँ के बच्चे पढ़े ना पढ़े, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर अस, है ना। तो कहने का मतलब बस यही है, यही मेंटेलिटी हर किसी कंट्री के साथ है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अक्रॉस द इंडिया की बात करते हैं, जिसमें नेपाल अभी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट फंसता है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पर गलती आखिरकार सरकार की है या वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्राओं की। दूसरा हम बात करते हैं किसके बारे में? पुअरनेस के बारे में बात करते हैं। जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, आपके पास कमाने का साधन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। और इस चीज के लिए हम किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? जाहिर सी बात है हम सरकार को क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन, ताकि सरकार क्या करे, जो एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है उसको प्रोवाइड करे, किसके सामने? आम जनता के सामने। लेकिन वहां पर तो वो लोग क्या करते हैं, 5 साल तक, 5 साल का टेन्योर होता है, 3 साल तक बैठे रहते हैं, आखिरी के चौथे साल के एंडिंग में जाकर के वो किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने काम करते हैं, जिससे कि जनता के मन में ये हो जाए कि भाई अगली सरकार आएगी तो ये काम कराएगी, ये नहीं कराएगी, तो मजबूरन आम इंसान को क्या करना पड़ता है, उस पार्टी को वोट देना पड़ता है, चाहे कितना भी मल्टी पार्टी सिस्टम आप खड़ा कर लो। लग्जूरियस, देखिए साथियों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये जो लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ लीडर, सबसे ज्यादा जो मेन चिड़ है जो वहां के स्टूडेंट्स है उनके साथ, जो भेदभाव जो जाति की जा रही है, खास तौर पे कैसे, यहां पर लिखा, उन्होंने कहा कि जब एजुकेशन की हम बात करते तो यहां पर लीडर्स के, जो नेता के जो बच्चे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या वो लोग नेपाल में पढ़ रहे हैं? क्या वो नेपाल के किसी एक लोकल एरिया में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। तो उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि जो लीडर्स हैं वो खुद तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा नहीं रहे, बल्कि हम लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो अलग से नहीं दे रहे। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर भी करप्शन आपको देखने को मिला, जिसके कारण से दे आर प्रोटेस्टिंग अक्रॉस नेपाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल उन्होंने कही, आपने सोशल मीडिया पे ये भी देखा होगा साथियों, कि उनका एक ही कहना है कि हम किस तरीके से कंजस्टेड लाइफ जी रहे हैं और वो लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। कौन की बात कर रहे हैं? यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं उनके चिल्ड्रन की बात करते हैं, उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हर किसी कंट्री में, हाँ ये आज नेपाल में हुआ, क्या पता किसी और कंट्री में ये जाकर के अब क्या हो जाए, प्रोटेस्ट होने लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आंखें तो खोल रही है ना। कोई भी प्रोटेस्ट होता है उससे दूसरी कंट्री क्या करती है, सीख लेने का काम करती है। और छठे नंबर पे यहाँ पर नेपोटिज्म। यहाँ पर क्या है, अमीर जो लीडर्स हैं या कोई भी बिजनेस क्लास है, उनके बच्चों को किसी प्रकार के टेंशन नहीं होती। क्यों? वो डिग्री कर लिया, कोर्स कर लिया, अपने कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री डिप्लोमा सब कर लिया। उनके बाद प्रॉब्लम क्या है, ये पैकेज इतना है, ये पैकेज इतना, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? डिग्री और जो आप बात करते हो डिप्लोमा लेने के बाद भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, क्या वो सेफ है? नहीं है। तो यही तो यहाँ पर, चाहे नेता का, जैसे मान लीजिए कोई नेता है तो इसका लड़का चाहे लड़की है, वो पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, सिंपल सी बात है।
अगर कोई बिजनेस क्लास का है, आप बात करोगे तो वो बिजनेस में चला जाएगा, मतलब उनका पूरा का पूरा सेटअप क्या होता है, तैयार मिलता है। तो साथियों ये प्रॉब्लम खास तौर पे जिसकी जाने गई है वो तो भड़ास निकालेंगे ना। आप भड़ास कैसे निकाल रहे हैं, आप पूरा नेपाल को देख रहे हैं कि नेपाल किस तरीके से अपने आप में ही क्या हो रहा है, जल रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पीएमओ हाउस हो के बारे में बात करते हैं, हर एक तरीके से। ये जेनजी आंदोलन नहीं, महाआंदोलन है। क्यों साथियों? क्योंकि इन्हीं